ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले 11 महीने यानी कि मई 2024 से मार्च 2025 के राशिफल के बारे में, जो 4 ग्रहों के मिश्रित प्रभाव के बारे में बताएगा। राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये ऐसे 4 ग्रह हैं जो ज्योतिष में बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। ये जो वर्ष है इसमें केवल देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, जो ऑलरेडी हो चुका है। उसके ऊपर मैंने विस्तृत वीडियो बना ही डाली है और बना के रखी हुई है ऑलरेडी। आप लोगों में से कई लोगों ने देख ली होगी, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर केवल देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं तो बाकी ग्रहों का कुछ प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि उनका बाकी ग्रहों से जो प्रभाव है वो बदल जाएगा, जो संबंध है वो बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, बृहस्पति अभी यहाँ पे थे मई से पहले, तो शनि दृष्ट कर रहे थे, केतु से षडाष्टक योग में थे, राहु से 2 बार के एक्सेस में थे और मिलकर आपके 12वें घर को देख रहे थे। तो वहाँ पे समीकरण अलग थे। अब यहाँ पर समीकरण थोड़े से बदल जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने राशि बदल ली है। और क्योंकि इस वर्ष में केवल एक ही बड़ा राशि परिवर्तन हुआ है, तो ये जो प्रभाव है ये थोड़े लंबे टाइम तक रहेगा, मार्च 2025 तक, जब तक शनि महाराज यहाँ पे हैं। उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और मई 2025 में बाकी सारे ग्रह भी राशि बदल लेंगे। तो अगला साल तो बहुत डायनामिक रहेगा, बहुत सारे राशि परिवर्तन होंगे, बड़े बड़े ग्रहों के, इन 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन हो जाएंगे। जैसा 2022 में हुआ था, आई थिंक अप्रैल के आसपास, हाँ अप्रैल में ही सारे ग्रहों ने राशि बदले थे। और कई लोगों का जीवन 2022 के बाद बदला होगा। जिनकी अच्छी कुंडली थी, अच्छी दशांतर दशा चल रही थी, उनका बहुत अच्छा हुआ होगा। वाइसा वर्सा, जिसका बुरा चल रहा था, बुरा टाइम था, बुरी दशांतर दशा थी, उनके लिए काफ़ी बुरा भी हुआ होगा। वैसा ही अगले साल हो सकता है, लेकिन ये साल थोड़ा स्थिरता वाला है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि ये साल इतने बड़े राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, तो आपको अपने कई कार्यों पर वर्क करने का, कई कार्यों को पूर्ण करने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में हम इन 4 ग्रहों का जो परस्पर संबंध बन रहा है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण, उस पर चर्चा करेंगे। 4 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे, जिसके अंदर हम कई पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। प्रथम केंद्र बिंदु होगा शनि और गुरु का केंद्रादि योग। ये दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे हैं। जब भी कोई ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठते हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा आपके तीसरे भाव, यानी कि आपकी जहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है, वहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और राहु महाराज की 9वीं दृष्टि, इसका क्या प्रभाव होगा। तीसरा पॉइंट होगा कि आपके लग्न भाव पर राहु की दृष्टि और बृहस्पति महाराज की दृष्टि और केतु महाराज का स्वयं बैठना, यानी कि आपका लग्न भाव इस साल, इस 11 महीने में बहुत एक्टिवेट रहेगा। और अंतिम पॉइंट होगा केतु और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि और केतु और बृहस्पति का पंचम भाव पर प्रभाव। तो इन्हीं सब मेन केंद्र बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। प्रेडिक्शंस तो ऑब्वियसली होंगे ही हर बार की तरह, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रेडिक्शंस के साथ ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ग्रहों की ऊर्जा आपको किस डायरेक्शन में लेके जाती है। अगर आपने ग्रहों की ऊर्जा को समझा और अपने कार्यों को उस अनुसार किया तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। नहीं कर पाए तो थोड़ा सा उसका पूरा परिणाम भी मिल सकता है। पुनः समझाने की कोशिश करूँगा कि यदि आपकी लग्न राशि कन्या है या आपकी चंद्र राशि कन्या है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से देखना चाहते हैं। अगर आपको लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है तो वहाँ से देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे चंद्र राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है, तो वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि अगर आपकी कन्फर्म्ड है, यानी कि अगर आपका टाइम कन्फर्म्ड है आपको, क्योंकि लग्न राशि केवल 2 घंटे की होती है, तो अगर आपको वो कन्फर्म्ड है तो आप वहाँ से देखिए। नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य, जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देख सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊँगा। शुरुआत करते हैं और शुरू करेंगे प्रथम केंद्र बिंदु से, यानी कि शनि और बृहस्पति का केंद्रादि योग। समझा देता हूँ थोड़ा सा पहले। ऐसा नहीं होता ज्योतिष में कि एक ग्रह कहीं पर बैठा है तो सिर्फ उसी जगह पर प्रभाव डालेगा। कई ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, वो सब भी अलग चीज़ है, लेकिन हर ग्रह किसी और ग्रह के साथ भी किसी ना किसी प्रकार का संबंध बनाता ही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखें तो केतु और शनि का षडाष्टक योग है, तो ये क्या कर सकता है आपके जीवन में, आपको थोड़ा सा मोक्ष की तरफ ज़्यादा लेकर जा सकता है। क्योंकि षडाष्टक योग कहाँ बना हुआ है, लग्न भाव में, और
छठे भाव में। तो खैर उसकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि शनि और बृहस्पति केंद्र भाव में है एक दूसरे से। तो जब कोई भी ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में होता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रयास करता है। केंद्र जो भी होते हैं किसी भी भाव से, किसी भी ग्रह से, लग्न से, वो उनको केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सेंटर हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन का स्तंभ है। तो यहाँ पर जब शनि और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठेंगे और केंद्र आदि योग बनाएंगे तो आपके जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह होगा कि गुरु कहाँ बैठे हैं, वो भाग्य स्थान में बैठे हैं और खुद भाग्य के कारक हैं। शनि कहाँ बैठे हैं, वो कर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, जो एफर्ट्स का स्थान है, स्ट्रगल्स का स्थान है। तो यहाँ पर जब इन दोनों का केंद्रादि योग बनेगा, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, एक दूसरे पर इफेक्ट डालेंगे, तो आपका जो भाग्य है वो आपके एफर्ट्स में साथ देगा। यानी कि जब भाग्य को या फिर कहिए एफर्ट्स को भाग्य का साथ मिलता है तो क्या होता है, सक्सेस की प्राप्ति होती है। आप देख लीजिए कई लोग एफर्ट्स करते हैं, कौन नहीं करता है एफर्ट्स, हर व्यक्ति करता है। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, कई बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोग बोलते हैं कि कर्म सब कुछ होता है, भाग्य कुछ नहीं होता। थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद भी लगता है और थोड़ा सा मुझे ऐसी बात, खैर मैं उनका दृष्टिकोण समझता हूँ वो, क्योंकि मैं ज्योतिष में इतने सालों से हूँ, मैं देखता आया हूँ कि बिना भाग्य के सत्य में कुछ होता नहीं। हमें लगता है कि हाँ भाग्य के बिना बहुत कुछ होता नहीं, क्योंकि अगर भाग्य के बिना मिल जाता तो हर व्यक्ति मेहनत करता है, हर व्यक्ति आज शिखर पे होता, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स को भाग्य का साथ मिलेगा और जब ऐसा होता है अवश्य व्यक्ति जीवन में सक्सेस की प्राप्ति करता है। तो ये वर्ष सक्सेस का है, ये वर्ष आपके स्ट्रगल्स रिड्यूस होंगे क्योंकि एफर्ट्स को, स्ट्रगल्स को भाग्य का एक सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही आपको कई चीज़ों के रिजल्ट्स बहुत आराम से प्राप्त होंगे। अर्थ त्रिकोण है तो जॉब में रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे, कंपटीशन में रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे, भाग्य का साथ मिल रहा है, नवम भाव के बृहस्पति हैं, स्टडीज़ में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ये वर्ष आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल अप्रोच। कन्या लग्न का कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि मैं वैसे द्विस्वभाव लग्न के बारे में, सबके बारे में ये बोलता हूँ, दे हैव प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। वो बहुत कुछ कर सकते हैं और यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको बहुत कुछ करना है लेकिन हर चीज़ हमारे पास सीमित है। इवन जो हम सांसें लेते हैं ना पैदा होने के बाद, वो भी कहीं ना कहीं लिखी होती है कि हाँ इतनी सांसें लेनी है, उससे एक सांस ज़्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप भ्रमित ना होकर, कंफ्यूज ना होकर, आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। और कन्या वालों की अगर प्रैक्टिकल अप्रोच होगी तो वो अवश्य अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। अगला पॉइंट, कंसिस्टेंसी। ये भी लैक करते हैं कन्या वाले, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। क्यों? क्योंकि द्विस्वभाव है ना, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए। आप इनके पास दो खाने के ऑप्शन रख दो कि भाई ये खाना है या वो खाना, उसी में इनको कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि हमेशा थोड़े से द्विस्वभाव है ना, तो हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं। लेकिन ये ऐसा वर्ष है जहाँ पर बृहस्पति कहाँ है, वृषभ, शनि कुंभ, क्या है ये दोनों हैं स्थिर स्वभाव की राशियां, 2, 5, 8, 11। और ये बार बार नहीं होता कि ये दोनों ग्रह स्थिर स्वभाव की राशि में है। कैसे? एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। शनि अभी स्थिर स्वभाव में है, बृहस्पति स्थिर स्वभाव में है। क्या चल रहा है? 2024-25 में क्या होगा? बृहस्पति द्विस्वभाव, शनि द्विस्वभाव। 26 में क्या होगा? बृहस्पति चर स्वभाव राशि, शनि यहीं पर रहेंगे। 27 में क्या होगा? बृहस्पति स्थिर स्वभाव में आ जाएंगे और शनि चर स्वभाव की राशि में आ जाएंगे। तो दोनों का परस्पर स्थिर स्वभाव की राशि में आना बार बार होता नहीं है। तो ये भी बता रहा है कि आपके जीवन में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, और कन्या के जीवन में अगर कंसिस्टेंसी आ जाए तो उनको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता ही नहीं है। इसलिए वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि शनि यहाँ पे है ना और केंद्रादि योग बना रहे, शनि क्या है? काल है, टाइम। जिसका शनि अच्छा होता है ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि शनि खराब हो गया। शनि खराब कैसे हो गया? जो मेहनत करता है उस व्यक्ति का शनि सबसे अच्छा होता है। तो शनि इस टाइम पे अच्छी जगह पे है तो आपको मेहनत करवाएंगे और आपकी टाइम की वैल्यू करवाएंगे, और जिसको टाइम की वैल्यू आ गई आज के टाइम में वही सक्सेसफुल है। इसलिए यहाँ पे एक क्लैरिटी भी दिख रही है और टाइम की वैल्यू भी दिख रही है, कंसिस्टेंसी भी दिख रही है। अगला केंद्र बिंदु है कि बृहस्पति यहाँ पर धर्म त्रिकोण में बैठे हैं। इसको धर्म की हम बात करते हैं तो हम धार्मिक चीज़ों से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन धर्म जो धारणीय है, यानी कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं। और शनि आपके कर्म त्रिकोण में बैठे हैं।
इसको अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं। कर्म त्रिकोण क्योंकि कर्म स्थान से त्रिकोण भाव है तो कर्म त्रिकोण भी ये कहलाता है। यहाँ से भी जॉब और कर्म, आपके स्ट्रगल्स, आपके एफर्ट्स देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब इन दोनों का केंद्रादि भाव बनेगा, जहाँ पे एक तरफ आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक तरफ आपके कर्म है, कर्मों की पूर्ति है, कर्मों की पूर्णता है, तो साफ बता रहा है कि ये वर्ष आप कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूर्ण करेंगे, फुलफिल करेंगे। आप कई लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरी करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, अपने बड़ों के भी हो सकता है, अपने आपके जो सोशल सर्कल है उसकी भी हो सकता है। तो कई लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी आप पूरे करेंगे। करियर में राइज करने का सबसे अच्छा ये वर्ष है क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं जो करियर का एक भाव है 2, 6, 10, और बृहस्पति का यहाँ पर 7 प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ ही ये ऐसा वर्ष है जो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत विशेष कर पाएंगे, कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे आपकी फैमिली को आप पर प्राउड होगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा कार्य कीजिएगा। आप दूसरे केंद्र बिंदु पे चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। अगला केंद्र बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके तीसरे भाव पर, जो मेरे हिसाब से कुंडली का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थान होता है क्योंकि ये आपके एफर्ट्स का, आपके पराक्रम का, आपके जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने का, आपके कॉन्फिडेंस का, कई चीज़ों का ये भाव होता है। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे भाव की जहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है। यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है और राहु महाराज की 9वीं दृष्टि है। तो 3 ग्रहों का इम्पैक्ट हो रहा है आपके तीसरे भाव पर। तो हो ही नहीं सकता कि ये भाव एक्टिवेट ना हो और हो ही नहीं सकता कि इस भाव का प्रभाव आपके ऊपर अलग प्रकार से ना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तीसरा भाव उपचय स्थान है। मैं कई बार ये वर्ड यूज़ कर चुका हूँ, उपचय स्थान, जो जीवन को आगे लेकर जाता है अपने एफर्ट से। कहीं पे भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर अपने एफर्ट से उठा हो उसका तीसरा भाव कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई लोग होते हैं ऊपर उठते हैं, उनको सफलता प्राप्त होती है, वहाँ पर लग्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर भाग्य स्थान या पंचम अवश्य होता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी गरीब घर में पैदा होकर भी बहुत ऊपर पहुँचता है ना, वहाँ पे तीसरे भाव का रोल अवश्य होता है। और बाकी उपचय स्थानों का भी 3, 6, 10, 11 का भी आ ही जाता है, लेकिन तीसरा भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये उपचय भाव है और ये बीज स्थान भी है, इसको बीज भाव भी कहते हैं। कहीं ना कहीं इसको हम जब किसी को फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं, मेल या फीमेल दोनों के लिए ही इसको चेक किया जाता है, वो खैर अलग चीज़ है। तो लेकिन इसको बीज स्थान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से जीवन, एक प्रकार से नया जीवन भी अंकुरित हो सकता है। तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिनका अच्छा चल रहा था तो उनका तो अच्छा होगा ही। कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने हार मान ली होगी, जिन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचना बंद कर दिया होगा, जिन्होंने सोच लिया होगा अब और कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा वर्ष है जब आपके जीवन की जो गाड़ी है वो पुनः आगे बढ़ेगी। कारण क्या है? गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान से, अपने आप में भाग्य के कारक हैं, भाग्य देंगे। शनि कंसिस्टेंसी, मेहनत करवाएंगे और मेहनत के भाव को ही देख रहे हैं। और राहु यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। और तीसरा भाव कॉन्फिडेंस, स्किल्स, इन सब चीज़ों का है। तो हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन आगे ना बढ़े। अच्छा, असलियत में तो ये चीज़ है कि ये जो वर्ष है ना आपका, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कई चीज़ों में यहाँ पर चेंजेस महसूस होंगे, सक्सेस महसूस होगी, आपके एफर्ट्स इंप्रूव होंगे, आपकी स्किल्स बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और इन सब चीज़ों का साथ मिल गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगला जो पॉइंट है वो है रिस्क टेकिंग। जब ये सारे ग्रह मिलकर, स्पेशली जब शनि और राहु मिलकर देखते हैं ना तीसरे भाव को, तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों ही बढ़ा देते हैं। कभी कभी कन्या वाले, कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत कुछ आता है, बात होती रहती है कि मैं मन कर रहा था कि मैं ये डिस्कस करूं अपने बॉस के साथ या अपने मैनेजमेंट के साथ, या मैं ये कोई प्रेजेंटेशन बनाऊं, लेकिन अंदर से मैं झिझक जाता हूं। वो प्रॉब्लम होती है कन्या के साथ कभी कभी। तो ये वो टाइम है जब आप रिस्क ले सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं और रिस्क के दम पर थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हैं। वो कितना रिस्क लेना है वो आपके जीवन के, आपके इस पड़ाव पे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जब बृहस्पति देखेंगे और शनि महाराज देखेंगे तो ये मिलकर आपको आपकी सेल्फ वर्थ बताएंगे। बृहस्पति थोड़ा ईगो भी देते हैं, लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा आपको अपनी सेल्फ वर्थ भी बताते हैं। लेकिन अगर अकेले बृहस्पति देखते तो उस व्यक्ति को अपनी सेल्फ वर्थ बिल्कुल भी नहीं पता होती। यहाँ पर क्योंकि शनि भी देख रहे हैं और राहु भी देख रहे हैं तो व्यक्ति को अपनी सेल्फ वर्थ पता होती है। बृहस्पति अगर बहुत अच्छे हैं ना, यकीन मान लीजिए व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो
भौतिक खुशियों से दूर रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसके पास क्या है। और वहीं बृहस्पति थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन राहु का साथ मिल गया, शनि का साथ, मंगल का साथ, एक क्षीण चंद्रमा का साथ मिल गया, उसको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा ना, उसको भी बड़ा बढ़ाकर चढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा और उससे बहुत धन अर्जित कर लेगा। तो यहाँ पर यही है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलेगी, आपको अपनी सेल्फ बिलीफ आपका बढ़ेगा और उसके दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा भाव जो है, यहाँ पर इतने सारे ग्रह देख रहे हैं, तीसरा भाव कहीं ना कहीं हैंडमेड चीज़ों का होता है। और कई शास्त्र इसको कहते हैं कि जो हाथ से चीज़ें तराशी जाती हैं, तराशना जो होता है ना, जो आप देखते हो कोई मूर्ति को तराशता है, वो तीसरे भाव से ही चीज़ें आती हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर आपको अपने पूरे जीवन को तराशने का अवसर मिलेगा। यकीन मानिए, कन्या के लिए मेरे ख्याल से जो 12 लग्न है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई साल है ना, 2-3 लग्न जो मेरे हिसाब से बनते हैं, उनमें से कन्या है। क्योंकि कन्या के लिए लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है अगर उन्होंने अपने प्रयत्न किए तो, कोई इनको फिर पीछे कर नहीं सकता है इसके बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पूरे जीवन को तराशने का आपको एक अवसर प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपको बहुत अथॉरिटेटिव बना देगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, अथॉरिटी बढ़ाएगी। और अवश्य कन्या वालों को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप देखेंगे थोड़ा सा अनुभव ऑलरेडी होना शुरू हो गया होगा कि थोड़ी सी अथॉरिटी, आप जहाँ पर संकोच कर जाते थे कि मैं ये नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगी, वहाँ पे आप थोड़ा सा बोलना शुरू कर देंगे, तो अथॉरिटी भी आपके जीवन की वापस आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, स्किल्स आपकी बढ़ेंगी। मैंने बृहस्पति के वीडियो में बताया था कि स्किल्स बढ़ेंगी, लेकिन वहाँ पर मैंने शनि और राहु की बात नहीं करी थी। अब शनि पुनः कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, लेकिन राहु मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक दो नहीं, कई चीज़ें एक साथ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं सबको बोलता हूँ, स्किल्स एक्वायर करें, कोई ना कोई स्किल्स सीखें साथ में, ताकि जो आप कर रहे हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, कल को खाली ना बैठना पड़े। तो कोई ना कोई स्किल्स सीखने के लिए, ये सब मल्टीपल स्किल्स सीखने के लिए कहीं ना कहीं सबसे अच्छा ये आपका 11 महीने का कालखंड है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा भाव वाइटैलिटी, फिजिकल फिटनेस भी दिखाता है। तो अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करने के लिए भी ये वर्ष आपका सबसे अच्छा है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, तीसरा भाव भी सप्तम भाव की तरह पॉपुलैरिटी दिखाता है, क्योंकि उसका त्रिकोण भाव बन जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि राहु भी देख रहे हैं और बृहस्पति भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ सकती है। और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो ऑनलाइन पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ सकती है। तो इन सब तरह से आप अपने जीवन को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगले केंद्र बिंदु पे चलते हैं। अब अगले केंद्र बिंदु की तरफ चलते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो लग्न भाव है उस पर किस तरह से 3 ग्रहों का प्रभाव है। राहु की सप्तम दृष्टि है, केतु बैठे हैं, बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि है। तो आपका लग्न भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे हो गया है। तो इसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम इन सब चीज़ों पे बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका लग्न ही राहु केतु एक्सिस में है। तो उसके बाद जब इतना प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि ये साल जो है ये आपका बहुत, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। आप में से कई लोग एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे और आगे चलकर भी देखेंगे 11 महीने के कालखंड में जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। पुनः कहूँगा, अच्छे या बुरे वो कुंडली पर डिपेंड करता है। हम राशिफल में कुंडली डिस्कस नहीं कर सकते या कुंडली विश्लेषण किसी का नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास सबकी कुंडलियाँ नहीं होती, तो यहाँ पर केवल हम सामान्य चीज़ें बता सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आ रहा है तो मान लीजिएगा कि कुछ थोड़ा सा आपका दशा अंतर्दशा बुरी चल रही होगी। अदरवाइज तो जिसका दशा अंतर्दशा ठीक है, नॉर्मल भी है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे बदलाव इस वर्ष में आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बड़े बदलावों का है और बहुत इंपॉर्टेंट साल है। इसको आप VIP ईयर कह सकते हैं अपने लिए। आप अगर आज से 5 साल बाद देखेंगे ना, 10 साल बाद देखेंगे कि कहाँ पे मेरा जीवन बदला, आप शायद यही कहेंगे कि 2024 वो वर्ष था जहाँ पे मेरा जीवन बदला था। अब क्यों? सबसे पहली बात कि गुरु की दृष्टि है लग्न भाव पर। तो गुरु क्या है? भाग्य है, एक्सपेंशन है। गुरु और राहु की दृष्टि भी है, राहु भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो राहु भी एक्सपेंशन है और राहु सडन एक्सपेंशन है, बल्कि अचानक से बहुत चीज़ें दे देते हैं और प्रैक्टिकल ग्रह हैं। तो इन दोनों की जो जोड़ी है राहु और गुरु की मिलकर आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाएगी। और केतु आपके लग्न भाव में है, जो ज्ञान के कारक हैं, रिसर्च के कारक हैं, वो भी आपके लिए एक प्रकार से अच्छा है। और जब गुरु और केतु का यहाँ पे संगम होगा तो आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ेगा, आपको जो चीज़ों की समझने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो जब इतना कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो आपका जीवन अवश्य आगे बढ़ेगा और इसका आपको लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा। यकीन मानिए, कन्या के लिए ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक साल है। शायद अभी आपको समझना आए, मैंने कहा ना,
लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में आज से 5 साल बाद जब देखेंगे ना रेट्रोस्पेक्ट में, आप बोलेंगे कि हाँ 2024 एक डिफाइनिंग ईयर मेरे लिए अवश्य था। इसके साथ ही अगला पॉइंट यह है कि यहाँ पे आपको अपने बारे में जानने को बहुत मिलेगा, क्योंकि केतु लग्न में है जो आत्ममंथन करवाते हैं, बृहस्पति ज्ञान देते हैं और बृहस्पति एक्सपैंड कराते हैं। तो जब केतु को देख रहे हैं तो आपका जो आत्ममंथन है, अपने आप को जानने का तरीका और अपने आप को जानने का स्वभाव है वो बढ़ेगा। तो ये जो वर्ष है ये आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी है, सेल्फ एनालिसिस का भी है और सेल्फ एनहेंसमेंट का भी है, इसलिए वर्ष और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये बैलेंस वाला वर्ष है क्योंकि यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी लग्न पर आ गया। इससे पहले शायद मई से पहले जीवन में थोड़े से उथल पुथल चल रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा बल्कि चल रहे होंगे, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में थे। लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति भी लग्न को देख रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो धीरे 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 करके जीवन में बैलेंस आना शुरू होगा और कन्फ्यूजन दूर होना शुरू होगी। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अवश्य हो सकता है कि आप बहुत अकेले रहना शुरू कर देंगे। कई लोगों ने वो शुरू कर भी दिया होगा, एक अकेलेपन का भाव भी आता है और अकेलापन अच्छा रहना भी शुरू होता है, लगता है। वो होता है केतु के कारण, और ये लॉन्ग टर्म होगा। ऐसा नहीं कि केतु अगले साल यहाँ पे आ जाएंगे तो बंद हो जाएगा, नहीं। क्यों? 2 कारण हैं। पहला, केतु 12वें घर में अपने आप में मोक्ष के कारक बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरा, अगले साल शनि भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे और लग्न भाव को देखेंगे, यानी कि जो अकेलापन आपके जीवन में आ गया है ना, जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, ये बढ़ेगा। और इसमें कोई, मैं इसको बुरा नहीं कहता, क्योंकि कई व्यक्ति जो आगे बढ़ते हैं वो अकेलेपन में ही अपने आप को रिडिस्कवर करते हैं, तो अच्छा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जिनका कोई मानसिक विकार आदि है जिनको, उनके लिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग फेस हो सकता है। अब चलते हैं आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ, यानी कि केतु आपके बृहस्पति को देख रहे हैं, बृहस्पति आपके केतु को देख रहे हैं और दोनों मिलकर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अध्यात्म आदि की बात कर ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन नॉलेज आती है व्यक्ति को। देखिए, कई लोग होते हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं, कई लोग होते हैं वेद पढ़ते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि उनको वो समझ आ जाए। कई लोग होते हैं तंत्र शास्त्र पढ़ते हैं, आजकल तंत्र बहुत पॉपुलर हो रहा है। लोगों को पंचमकार के बारे में भी नहीं पता और उसके बारे में वीडियोज़ बनाते हैं और इतना उल्टा सुल्टा चीज़ें बोलते हैं। खैर, वहाँ पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये वो समय होता है जहाँ पर चीज़ों को समझने का आपको अवसर प्राप्त होता है, यानी कि असल में उसका मायना क्या है। अगर आप बहुत टाइम से ज्योतिष पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि ज्योतिष क्या है, कई लोग अप्लाई करते हैं अपने आप को, रीजन मिल जाते हैं लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, वो अपने आप को ज्योतिष में इन्वॉल्व कर पाएंगे, तंत्र में इन्वॉल्व कर पाएंगे, मंत्रों में इन्वॉल्व कर पाएंगे और एक डिवाइन टच रहेगा आपके अंदर, एक डिवाइन नॉलेज होगा। हो सकता है इस टाइम पे आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो समझ नहीं पाए आप क्या कर रहे हैं। होता है ऐसा, कई मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कहता हूँ, क्योंकि जब मैं भी इस पथ पर था ज्योतिष सीखने के, तो आसपास के लोग नहीं समझते, क्योंकि अच्छा खासा मेरा बिजनेस चल रहा था, उसको छोड़कर मैंने ये सब किया था। तो क्योंकि वो ग्रहों का प्रभाव था कि उन्होंने मुझसे ये करवाया। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपको बहुत कुछ डिवाइन सीखने को मिले, बहुत कई प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त हो और उस ज्ञान को अर्जित कीजिएगा, उस ज्ञान को सीखिएगा। ऐसा नहीं होता आपको लगे कि हाँ चलो अभी नहीं, बाद में सीख लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो ग्रहों का प्रभाव होता है, उस कालखंड के लिए होता है कि वो आपको इस ज्ञान के पास लेके आएंगे। फिर बाद में कितना भी आप ट्राई कर लीजिए, आप उस चीज़ के पास नहीं जा सकते। तो अगर कुछ ज्ञान सीखने का मौका मिल रहा है, अगर कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, अगर अपने ज्ञान की वृद्धि करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, अवश्य कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही ये जो लग्न भाव है, इसको उदय भाव कहते हैं, इसको हम कभी कभी अस्त भी कहते हैं उसको, लेकिन उस लिटरली सेंस में नहीं मानना चाहिए, कई इसके अलग मायने होते हैं, लेकिन लग्न भाव उदय होता है। तो यहाँ पर जब केतु का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, तो आपके ज्ञान के उदय का भी है और आपके ज्ञान के द्वारा आपके उदय का भी वर्ष है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ष एक बहुत विशेष वर्ष है कन्या के लिए। और यकीन मानिए, अगर अपनी एक खास पहचान और एक अलग पहचान बनाना चाह रहे थे, इस वर्ष से अच्छा वर्ष आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत शुभ वर्ष है, इसका लाभ आप अवश्य उठाइएगा। और इसके साथ ही जब हम पंचम भाव की बात करते हैं, तो पंचम भाव आपके केतु द्वारा दृष्ट है, बृहस्पति द्वारा दृष्ट है और ये पूरा त्रिकोण जो है ये एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि ये धर्म त्रिकोण होता है, धार्मिक तो रहेंगे ही, लेकिन ये ड्यूटीज़ भी दिखाता है। तो आपकी ड्यूटीज़, जब मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, पुनः बताऊंगा, ड्यूटीज़ फुलफिल करेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। पढ़ाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वर्ष है, नॉर्मल स्टूडेंट्स हो या हायर स्टडीज़ वाले हो, PhD वाले हो, रिसर्च वाले हो, थीसिस वाले हो, सबके लिए वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साल है, इसका लाभ उठाइएगा। इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, ऑन द जॉब कोई अपना स्टडी के साथ कोई जॉब ढूंढ रहे थे, उन सब स्टूडेंट्स के लिए वर्ष बहुत खास है। आइडियाज़ बहुत आएंगे,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बृहस्पति और केतु का प्रभाव आपको अपने जीवन को रीडिस्कवर करने का मौका देगा। ये भी एक बहुत विशेष चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने बारे में सेल्फ एश्योर्ड हो जाएंगे, और ये कन्या लग्न के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब उनके अंदर एक सेल्फ एश्योरेंस आ जाती है ना कि हाँ अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर यकीन मानिए उनको उनका हाथ पकड़ने वाला और हाथ पकड़ के पीछे खींचने वाला कोई भी नहीं रहता। कितना भी कोई प्रयास कर लें, ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा, काम कीजिएगा, इनको अपने जीवन में सम्मिलित करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय करना है, एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना। किसी भी दिन शिव मंदिर जाइएगा, पहले पूरे शिव परिवार का नंदी देवता सहित गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत में क्या होता है? गौ माता का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इसको मिश्रित कर पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। 2 घी के दीपक अर्पित कीजिएगा। फिर वहाँ पर बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और इसके साथ ही 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है, 4 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है और 4 प्रकार के फूल अर्पण करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो फूल है उसमें से कुछ लेकर आ जाने हैं और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आने हैं, और कुछ नहीं करना। और जो मिठाई है उसमें से भी कुछ लेकर आकर वापस अपने घर में जब वापस आ जाएंगे या फिर वहीं पे भी उसको ग्रहण कर लेना है। तो ये उपाय आप कर लेंगे अवश्य कि जो 4 ग्रह हैं ये आपका बहुत साथ देंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चल पे नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।